नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं आप सबको, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, जो हर कहानी के साथ जुड़ते हैं, प्यार देते हैं और मुझे आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। और आज की कहानी में एक खास नाम शामिल है, सामिया, जो मेरे चैनल की बहुत ही एक्टिव और प्यारी सब्सक्राइबर हैं। आपने कमेंट करके कहा था कि एक कहानी में आपका नाम जरूर आए, तो ये कहानी आपके नाम। बाकी सभी सब्सक्राइबर्स के लिए भी मेरा प्यार और शुक्रिया हमेशा रहेगा। आप सब मेरे इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का मौसम बेहद रमणीय था। हल्की ठंडी हवा और आसमान में छाए हल्के बादल मन को सुकून दे रहे थे। रोहन अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हंसी मजाक में मशगूल था। सभी दोस्त इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। कभी पुरानी यादों को ताजा करते तो कभी भविष्य के सपनों की बातें छेड़ते। हंसी और ठाकों के बीच समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। तभी अचानक पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी, रोहन जल्दी घर आ, तुम्हारी नानी का फोन आया है। यह उसकी मां की आवाज थी, जो थोड़ी जल्दबाजी और गंभीरता से भरी थी। रोहन का चेहरा एकदम खिल उठा। वह अपनी नानी से बेहद प्यार करता था। उनकी हर बात, हर कहानी उसके लिए अनमोल थी। यह सुनते ही वह अपने दोस्तों से विदा लेकर तेज कदमों से घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी, जो फोन हाथ में लिए उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में उत्साह और बेचैनी का मिश्रण साफ दिख रहा था। मां ने उसकी उत्सुकता भांपते हुए बिना देर किए उसे फोन थमा दिया। रोहन ने फोन कान से लगाया और उत्साह से बोला, नानी आप कैसी हैं? उसकी आवाज में अपनापन और प्यार झलक रहा था। दूसरी ओर से नानी की कमजोर लेकिन स्नेह भरी आवाज आई, बेटा मैं अब बूढ़ी हो चली हूं, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, बीमार रहने लगी हूं, लगता है अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। नानी की यह बात सुनकर रोहन का दिल भर आया। उसकी आंखें नम हो गईं और वह तुरंत बोला, नानी मैं आपसे मिलने आता हूं। उसने जिद पकड़ ली, लेकिन नानी और उसकी मां ने उसे गांव आने से सख्त मना कर दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो रोहन के मन में कई सवाल जगा गई। रोहन, जो अब 22 साल का होनहार नौजवान था, जिंदगी के कई रंग देख चुका था। उसे समझ में आने लगा था कि कुछ बातें उसके परिवार में छिपी हुई थीं। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां से पूछा, मां आखिर 14 साल पहले ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ कि आप मुझे कभी गांव नहीं जाने देती? उसकी आवाज में जिज्ञासा के साथ साथ एक हल्का सा गुस्सा भी था। लेकिन उसकी मां ने उसकी बात को टालते हुए कहा, जल्दी से खाना खा ले, फिर हमें बाजार भी जाना है सामान लाने के लिए। मौसम अब भी उतना ही सुहावना था, लेकिन रोहन के मन में एक तूफान सा उठ रहा था। वह अपनी नानी से मिलने की जिद पकड़े हुए था और उस रहस्य को जानने की उत्सुकता उसे और बेचैन कर रही थी कि आखिर उसकी मां और नानी उसे गांव क्यों नहीं जाने देती। 14 साल पहले की उस घटना का राज, जो उसकी मां हर बार टाल देती थी। दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कहानी के अंत तक जुड़े रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियों का एक भी अपडेट मिस न हो। और अगर आप पहले ही हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो दिल से आपका शुक्रिया। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब उसे और चुपके से नहीं सहन हो रहा था। रोहन का इरादा पक्का था। वह हर हाल में गांव जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसने चुपके से एक योजना बनाई। आज रात जब घर में सन्नाटा छा जाएगा, वह चुपचाप निकल पड़ेगा। इस विचार ने उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। दिन ढल चुका था और बाजार से सामान लेकर लौटते लौटते शाम हो चुकी थी। मां और रोहन दोनों थकान से चूर थे। घर पहुंचते ही उसकी मां ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा जब तक मैं खाना बनाती हूं तुम जाकर नहा लो। उनकी आवाज में वही ममता थी, लेकिन रोहन का ध्यान कहीं और था। वह चुपके से अपने कमरे में गया, जहां उसने एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें कुछ कपड़े, पानी की बोतल और जरूरी सामान डाल लिया। उसका मन बार बार गांव की ओर दौड़ रहा था और वह बस रात के गहराने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद रसोई से मां की आवाज गूंजी, रोहन खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ। रोहन ने अपने बैग को बिस्तर के नीचे छिपाया और चेहरे पर सामान्य भाव लाते हुए खाने की मेज पर पहुंच गया। मेज पर मां ने गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी और दाल परोसी थी।
पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन रोहन का दिमाग कहीं और था। वह मन ही मन सोच रहा था, अब बस रात का इंतजार है। उसकी चुप्पी को भांपते हुए माँ ने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? रोहन ने झट से जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, और अपनी नजरें थाली में झुका लीं। खाना खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। रात का समय था, घड़ी में करीब 11 बजे का वक्त। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और केवल दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। रोहन अपने कमरे में बेचैन खड़ा था। उसका मन गांव जाने की योजना में उलझा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, यही सही वक्त है। वह चुपके से अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ा, जिसे वह जानता था कि रात के इस समय कोई नहीं देखेगा। उसने अपने कंधे पर छोटा सा बैग टांगा, जिसमें उसने जरूरी सामान पहले ही रख लिया था। धीरे से दरवाजा खोलकर वह बाहर निकल गया। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो उसके चेहरे को छू रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसने एक ऑटो रोका और ड्राइवर से बोला, भैया स्टेशन की ओर चलो। कुछ ही देर में रोहन रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर रात की चहल पहल कुछ कम थी, लेकिन फिर भी कुछ यात्री और कुली इधर उधर दिख रहे थे। उसने टिकट काउंटर पर जाकर पूछा और पता चला कि कुछ ही देर में बरसोली जाने वाली ट्रेन निकलने वाली है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपने इरादे पर अडिग था। तभी उसे अपने बचपन के दोस्त संजू की याद आई। उसने तुरंत फोन निकाला और संजू को कॉल किया। फोन की घंटी बजी और संजू ने उठाया। हेलो संजू, मैं 3 घंटे में बरसोली पहुंच रहा हूं, रोहन ने उत्साह से कहा। दूसरी ओर से संजू की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या, इस वक्त रात को? इससे पहले कि रोहन कुछ और पूछ पाता, फोन अचानक कट गया। उसने कई बार दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन नहीं लगा। यह सब उसे बहुत अजीब लगा। संजू की घबराहट और फोन का बार बार न लगना, क्या चल रहा था? रोहन का मन शंकाओं से भर गया, लेकिन उसने इन सब को अनदेखा करने का फैसला किया। वह टिकट काउंटर की ओर बढ़ा और आत्मविश्वास के साथ बोला, बरसोली का एक टिकट चाहिए। टिकट अधिकारी ने एक पल के लिए उसे अजीब नजरों से देखा, फिर धीमे लगभग रहस्यमयी स्वर में बोला, बरसोली, और टिकट थमा दिया। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो रोहन को और उलझन में डाल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बरसोली का नाम लेते ही लोग इतने अजीब क्यों हो जाते हैं। क्या कोई रहस्य था जो उससे छिपाया जा रहा था? लेकिन तभी स्टेशन पर ट्रेन की सीटी बजी। समय कम था। रोहन तेजी से भागा और आखिरी पल में ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में अपनी सीट पर बैठते ही उसने राहत की सांस ली। ट्रेन अब पूरे वेग से दौड़ रही थी, मानो हवा से बातें कर रही हों। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जो बेहद सुकूनदायी थी। लेकिन रोहन का मन अब भी उलझनों में था। वह काफी थक चुका था और शरीर की थकान अब उस पर हावी हो रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन की खिड़की से आती ठंडी हवा रोहन के चेहरे को सहला रही थी और उसका सुकूनदायी स्पर्श उसे नींद की आगोश में ले जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बोझिल हो गईं और वह अपने बचपन की यादों में खो गया। वह उन दिनों में लौट गया जब वह गांव में अपने दोस्तों, खासकर संजू के साथ पास के गांव में मेले देखने जाता था। मेले की रौनक, मिट्टी की सौंधी खुशबू, झूलों की चीख पुकार और मिठाइयों की दुकानों की चहल पहल, सब कुछ जैसे आंखों के सामने जीवंत हो उठा। वह और संजू घंटों मजे करते, रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदते और मिट्टी के खिलौनों से खेलते। लेकिन उन खुशी भरे पलों के बीच एक धुंधला सा रहस्य भी था। कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उसकी माँ ने उसे गांव में ज्यादा दिन रुकने नहीं दिया। एक दिन अचानक वे उसे लेकर शहर चली गईं और फिर कभी उसे गांव लौटने की इजाजत नहीं दी। उस घटना का जिक्र माँ हमेशा टाल देती थी और यह सवाल रोहन के मन में सालों से उमड़ घुमड़ रहा था। वह इन यादों में डूबा हुआ था कि तभी ट्रेन के रुकने की आवाज से उसकी नींद टूटी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि ट्रेन बरसोली के छोटे से स्टेशन पर रुक चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन का नजारा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टेशन सुनसान था, न कोई कुल्ली, न कोई यात्री, न कोई चाय वाला। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, मानो समय ठहर गया हो। ये क्या था? कोई नजर नहीं आ रहा है, रोहन मन ही मन बुदबुदाया। कई साल बाद गांव लौटने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं था। उसकी नानी का घर किस दिशा में है, यह तक उसे नहीं सूझ रहा था।
उसका मन बेचैन हो उठा और वह सोचने लगा, अपनी नानी के घर का पता किससे पूछूं? यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। बरसोली का नाम लेते ही लोगों के चेहरों पर आने वाली घबराहट और डर उसे बार बार याद आ रहा था। संजू की घबराई आवाज, टिकट अधिकारी की अजीब नजरें, क्या था इस गांव में ऐसा जो हर किसी को कांपने पर मजबूर कर देता था? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। स्टेशन के बाहर एक पतला सा रास्ता दिखा जो गांव की ओर जाता प्रतीत हो रहा था। बिना ज्यादा सोचे वह अपने बैग को कंधे पर ठीक करते हुए उस रास्ते पर चल पड़ा। रात के करीब 2 बज रहे थे और आसमान में बादल छाए होने के कारण अंधेरा और गहरा लग रहा था। कुछ कदम चलने के बाद उसने महसूस किया कि चारों ओर एक अजीब सी धुंध छाने लगी थी। यह धुंध इतनी घनी थी कि कुछ ही दूरी पर दिखने वाली चीजें भी धुंधला रही थीं। रोहन के मन में एक अजीब सी बेचैनी और हल्का सा डर जागने लगा। यह सब उसे बेहद रहस्यमयी और असामान्य लग रहा था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रात की गहराई में बरसोली का सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। रोहन उस धुंध भरे रास्ते पर चलते चलते एक चौराहे पर पहुंच गया। चारों ओर फैली घनी धुंध ने हर दिशा को धुंधला कर दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे किस ओर जाना चाहिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और थकान अब उसके कदमों को भारी कर रही थी। तभी धुंध के बीच उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था। परछाई करीब आकर रुक गई और अब उसे लगा कि यह कोई औरत हो सकती है। वह औरत कुछ दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंध की वजह से बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसकी स्थिरता और रहस्यमयी मौजूदगी ने रोहन के मन में एक अजीब सा डर जगा दिया। उस औरत की अजीब हरकतों ने उसे और घबरा दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने डरते डरते आवाज लगाई, कौन है वहां और क्या चाहते हो? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, वह औरत अचानक धुंध में गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। रोहन स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग सवालों से भर गया। वह औरत कौन थी? वह अचानक कहां गायब हो गई? क्या यह उसका वहम था या बरसोली में वाकई कुछ रहस्यमय था? वह इन उलझनों में खोया हुआ था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन घबराकर झटके से पीछे मुड़ा और उसकी नजर अपने बचपन के दोस्त संजू पर पड़ी। संजू, तुम? उसने हैरानी और राहत के मिश्रित स्वर में कहा। अपने पुराने दोस्त को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, लेकिन संजू का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जल्दी चलो, यहां से घर चलकर बात करते हैं, संजू ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज में जल्दबाजी और डर का मिश्रण था जो रोहन को और उलझन में डाल गया। संजू का ऐसा व्यवहार देखकर रोहन ने दोबारा कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप अपना बैग संभालते हुए संजू के पीछे पीछे चल पड़ा। रात की सर्द हवा और बरसोली की रहस्यमयी खामोशी रोहन के मन में एक अजीब सा तनाव पैदा कर रही थी। संजू के साथ धुंध भरे रास्तों से गुजरते हुए कुछ देर बाद वे संजू के घर पहुंच गए। घर पुराना था, मिट्टी और लकड़ी से बना, जिसकी दीवारों पर समय की छाप साफ दिख रही थी। अंदर कदम रखते ही संजू ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, मानो बाहर कोई खतरा मंडरा रहा हो। उसने कुंडी लगाते हुए एक गहरी सांस ली और रोहन की ओर देखा। तू यहां बैठ, मैं तेरे लिए गर्म चाय बनाकर लाता हूं, संजू ने कहा और रसोई की ओर चला गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी जो रोहन को और उलझन में डाल रही थी। रोहन पुराने लकड़ी के कुर्सी पर बैठ गया, जिसके नीचे धूल की एक पतली परत जमी थी। उसका दिमाग अभी भी उस रहस्यमयी औरत की परछाई में उलझा हुआ था। वह औरत कौन थी? इतनी रात को धुंध में वह कहां घूम रही थी? ये सवाल उसके मन में बार बार उमड़ रहे थे। बरसोली की सन्नाटे भरी सड़कों और उस औरत के अचानक गायब होने ने उसे बेचैन कर दिया था। तभी पीछे से संजू की आवाज गूंजी, क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रोहन ने पलटकर देखा तो संजू 2 प्यालों में गर्मा गर्म चाय लिए कमरे में आ चुका था। उसने एक प्याला रोहन की ओर बढ़ाया और खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों चाय की चुस्कियां लेने लगे। चाय की गर्माहट ने रोहन की थकान को कुछ हद तक कम किया, लेकिन उसके मन की उलझन अब भी बरकरार थी। उसने चाय का प्याला थामते हुए संजू से कहा, संजू, मुझे इस गांव में एक भी इंसान नजर नहीं आया। स्टेशन से लेकर यहां तक सब सुनसान था। यह सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। संजू ने एक गहरी सांस ली
और गंभीर स्वर में बोला, रोहन, इस गांव में एक औरत की आत्मा भटकती है। रात के समय वह सड़कों पर दिखाई देती है। कई लोगों ने उसे देखा है, इसीलिए गांव वाले रात 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। संजू की बातें सुनकर रोहन के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी तैर गई। वह एक मॉडर्न शहरी लड़का था जो भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने संजू की बात को हल्के में लेते हुए कहा, ये सब छोड़, मुझे बस ये बता कि मेरी नानी का घर यहां से कितनी दूर है। संजू ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर बोला, देख, अब बहुत रात हो चुकी है, तू भी थका हुआ लग रहा है, ऊपर चौबारे में जाकर सो जा, कल सुबह हम तेरी नानी के घर चलेंगे। ये कहकर संजू उसे ऊपर की मंजिल पर ले गया और एक साधारण से कमरे में छोड़ आया, जहां एक पुराना पलंग और कुछ जरूरी सामान रखा था। रात की लंबी यात्रा और बरसोली की रहस्यमयी घटनाओं ने रोहन को पूरी तरह थका दिया था। ऊपर चौबारे में पहुंचते ही उसने पुरानी चारपाई पर अपना बैग रखा और बिना कुछ सोचे उस पर लेट गया। चारपाई की रस्सियां हल्की सी चरमराईं, लेकिन उसकी थकान इतनी गहरी थी कि लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगीं। कमरे में हल्की सी सर्दी थी और बाहर से आती हवा की सनसनाहट उसे नींद की गहराइयों में ले गई। कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में खो गया, मानो सारी उलझने और सवाल एक पल के लिए गायब हो गए हों। सुबह करीब 9 बजे सूरज की गर्म किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुईं और रोहन के चेहरे पर पड़ीं। उनकी गर्माहट से उसकी नींद टूटी और वह धीरे धीरे आंखें मलते हुए उठा। गांव की ताजी हवा का स्वाद लेने के लिए उसने खिड़की खोली। बाहर का नजारा मनमोहक था, हरियाली से भरे खेत, दूर तक फैले पेड़ और हवा में घुली मिट्टी की सौंधी खुशबू। तभी उसकी नजर सामने वाले मकान पर पड़ी, जहां एक लड़की खड़ी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि रोहन एक पल के लिए उसकी ओर देखता रह गया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था। रोहन अनायास ही उसके ख्यालों में खो गया, लेकिन तभी लड़की की नजर उस पर पड़ी। उसने गुस्से भरी नजरों से रोहन को घूरा और वह हड़बड़ा गया। रोहन, जल्दी नीचे आ, चाय तैयार है। संजू की आवाज नीचे से गूंजी, जिसने रोहन को उसके ख्यालों से बाहर खींच लिया। वह जल्दी से तैयार हुआ और नीचे पहुंचा। संजू ने उसे एक गर्मागर्म चाय का प्याला थमाया और दोनों पुराने लकड़ी के बेंच पर बैठकर चाय पीने लगे। चाय की चुस्कियां लेते हुए रोहन का ध्यान फिर उस लड़की की ओर गया। उसने हल्की सी झिझक के साथ संजू से पूछा, यार संजू, वो सामने वाले मकान में जो लड़की थी वो कौन है? संजू ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसका नाम सामिया है। वो भी तेरी तरह छुट्टियों में अपनी मौसी के यहाँ आई है। लेकिन बता, तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? संजू की बात सुनकर रोहन के गाल लाल हो गए और वह शर्माते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं यार, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो संजू से छिपी नहीं। तभी रोहन को अपनी नानी की याद आई। उसका असल मकसद तो बरसोली आने का वही था। उसने संजू की ओर देखते हुए कहा, संजू, अब चल, मुझे नानी से मिलने जाना है। संजू ने चाय का आखिरी घूंट लिया और बोला, ठीक है, तू तैयार हो जा, फिर हम निकलते हैं। रोहन का मन अब अपनी नानी से जल्दी मिलने को बेताब था। सुबह की ताजगी और बरसोली की मिट्टी की सौंधी खुशबू ने रोहन के मन को कुछ हल्का किया था, लेकिन उसका ध्यान अपनी नानी से मिलने की बेताबी पर टिका था। वह और संजू नानी के घर की ओर निकल पड़े। गांव के संकरे रास्तों से गुजरते हुए हरे भरे खेतों और पुराने पेड़ों के बीच रोहन की नजर अचानक एक विशाल हवेली पर पड़ी। वह हवेली इतनी आलीशान थी कि उसका वैभव दूर से ही आंखों को चौंधिया रहा था। पुरानी शैली में बनी इस हवेली की दीवारें पत्थरों से सजी थीं और इसके ऊंचे दरवाजों पर नक्काशी इतनी बारीक थी कि मानो कोई कहानी कह रही हो। रोहन ने उत्सुकता से संजू की ओर देखा और पूछा, संजू, ये हवेली किसकी है? संजू ने एक नजर हवेली की ओर फेंकी और गंभीर स्वर में बोला, ये गांव के जमींदार अभिराज सिंह की हवेली है। बरसौली में इनका बहुत रुतबा है। संजू की बात में कुछ अनकहा सा था, लेकिन रोहन ने ज्यादा न सोचते हुए उसका ध्यान अपनी मंजिल की ओर मोड़ लिया। दोनों आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मिट्टी का घर दिखा, जिसके आंगन में एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। उस चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी थी, जिसका चेहरा उम्र और बीमारी की वजह से कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसकी हालत देखकर रोहन और संजू
दोनों के मन में एक दर्द सा उठा। अपनी नानी को इस हाल में देखकर रोहन की आंखें नम हो गईं। वह धीरे से चारपाई के पास पहुंचा और भावुक स्वर में बुदबुदाया, नानी जी। उसके शब्द सुनते ही नानी ने कमजोर हाथों से खुद को सहारा देकर उठने की कोशिश की। उसकी धुंधली आंखों ने रोहन को देखा और एक पल के लिए वह चौंकी। तुम कौन हो बेटा? नानी ने कांपती आवाज में पूछा, जिसमें थकान के साथ साथ एक गहरा स्नेह भी झलक रहा था। रोहन ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए जवाब दिया, मैं आपका लाडला रोहन हूं, नानी। यह सुनते ही नानी के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उसने कमजोर हाथों से रोहन को अपने पास खींचा और उसे गले से लगा लिया। उस पल में समय जैसे ठहर सा गया था। रोहन को अपनी नानी की गर्माहट और प्यार ने कई साल पुरानी यादों को ताजा कर दिया। लेकिन तभी नानी ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, तुम यहां क्या लेने आए हो? जल्दी से निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर और चिंता थी जो रोहन को समझ नहीं आया। उसने नानी की बात को अनसुना करते हुए कहा, नानी, मैं अब यहीं रुकूंगा। मैं आपसे मिलने इतनी दूर से आया हूं, अब वापस नहीं जाऊंगा। नानी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन रोहन का इरादा पक्का था। उसने नानी की एक न सुनी और वहां कुछ दिन रुकने की जिद पकड़ ली। काफी समझाने के बाद भी उसने नानी की बात नहीं मानी। बरसोली की उस छोटी सी मिट्टी की दीवारों वाले घर में नानी की कमजोर आवाज गूंजी, ठीक है, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं निकलो, तभी तुम यहां रह सकते हो। उनकी आवाज में सख्ती के साथ साथ एक गहरी चिंता थी जो रोहन को और उलझन में डाल रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नानी उसे बार बार बाहर जाने से क्यों रोक रही थी। संजू ने नानी की बात सुनकर रोहन की ओर एक गंभीर नजर फेंकी, फिर चुपचाप उसे वहां छोड़कर अपने घर की ओर निकल गया। रोहन ने पूरा दिन अपनी नानी की सेवा में बिताया। उसने उनके लिए पानी लाया, दवाइयां दी और उनके पुराने चारपाई के पास बैठकर उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुना। नानी की कमजोर सांसें और थके हुए चेहरे को देखकर उसका मन भारी हो रहा था, लेकिन वह उनकी हर जरूरत का ख्याल रख रहा था। शाम ढलने लगी थी और आंगन में हल्की सी ठंडक फैलने लगी थी। रोहन नानी के पास चारपाई पर बैठ गया। उसने धीरे से स्नेह भरे लहजे में पूछा, नानी, आप मुझे बार बार यहां आने से क्यों रोक रही थी? आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? उसकी आवाज में जिज्ञासा के साथ साथ एक हल्का सा गुस्सा भी था, लेकिन नानी ने उसकी बात को टालते हुए थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, मुझे थोड़ा आराम करने दे। तू भी जा, दूसरे कमरे में आराम कर। उनकी बात में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, मानो वह इस सवाल से बचना चाहती हूं। रोहन को वहां से उठाकर दूसरे कमरे में भेज दिया गया। कमरे में अकेले बैठे रोहन का मन उलझनों से भरा था। कुछ तो है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, वह मन ही मन सोच रहा था। लेकिन नानी इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं। मुझे खुद ही सच का पता लगाना होगा। वह इन विचारों में डूबा हुआ था कि उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी एक पुरानी लकड़ी की पेटी पर गई। वह पेटी धूल से अटी पड़ी थी और उस पर एक जंग खाया ताला लटक रहा था। पेटी की बनावट और उसका पुराना होना रोहन को कुछ रहस्यमय सा लगा। उसने तुरंत नानी के पास जाकर पूछा, नानी, ये पेटी क्या है? इसमें क्या रखा है? नानी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, ये पेटी तो बस पुराने कबाड़ से भरी हुई है। लेकिन रोहन को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। नानी की आंखों में एक झिझक थी जो वह छिपा नहीं पाई थी। वह जानता था कि उस पेटी में कुछ ऐसा है जो उसके अतीत के रहस्य को उजागर कर सकता है। उसने उस पल तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि वह इस पेटी का रहस्य जरूर खोलेगा। फिर वह वहां से चला गया। शाम का समय ढल रहा था और आसमान में हल्का सा नारंगी रंग फैलने लगा था। घड़ी में करीब 4:30 बज रहे थे। रोहन नानी के घर में उनकी चारपाई के पास बैठा उनकी पुरानी कहानियां सुन रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। अचानक उसे कुछ याद आया और वह नानी की ओर मुड़कर बोला, नानी जी, मुझे संजू के पास जाना है, कुछ जरूरी काम है। उसकी आवाज में हल्की सी जल्दबाजी थी, क्योंकि वह गांव के रहस्यों के बारे में संजू से और बात करना चाहता था। नानी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही चिंता थी जो हर बार उनके चेहरे पर उभर आती थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, मगर 6 बजे से पहले लौट आना। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर था जो रोहन को समझ नहीं आया। ठीक है, रोहन ने जल्दी से जवाब दिया और अपने कंधे पर बैग टांग कर घर से निकल गया। संजू का घर ज्यादा दूर नहीं था
और रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ मिलकर मन को तरोताजा कर रही थी। संजू के घर के बाहर पहुंचते ही रोहन ने दरवाजा खटखटाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी वह अंदर जा रही एक लड़की से जोर से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि वह लड़की संतुलन खोकर गिरने वाली थी। रोहन ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे गिरने से बचा लिया। उसने देखा तो वह कोई और नहीं, सामिया थी, वही लड़की जिसे उसने सुबह खिड़की से देखा था। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं। सामिया की आंखों में एक पल के लिए झेंप सी दिखी और रोहन उसकी खूबसूरती में फिर से खो सा गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे मानो समय थम सा गया हो। तभी पीछे से संजू की हंसती हुई आवाज गूंजी, अरे रोहन, तू आ गया। उसकी आवाज ने दोनों को हड़बड़ा दिया। सामिया ने झटके से खुद को रोहन से अलग किया और शर्माते हुए तेज कदमों से वहां से चली गई। रोहन ने हल्की सी झेंप के साथ संजू की ओर देखा और पूछा, यार सामिया यहां क्या कर रही थी? संजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो अपनी मौसी के कहने पर मेरी मां से कुछ काम के लिए मिलने आई थी। रोहन ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी सामिया के उस पल की याद में उलझा था। दोनों घर के अंदर चले गए, जहां संजू ने उसे एक पुराने लकड़ी के सोफे पर बैठने को कहा। कमरे में हल्की सी मंद रोशनी थी और दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। रोहन ने ज्यादा देर न करते हुए सीधे सवाल पूछा, संजू, तूने कल रात उस आत्मा वाली बात कही थी, वो औरत की आत्मा का माजरा क्या है? इस गांव में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? संजू का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और उसने धीमे स्वर में बताना शुरू किया। आज से 25 साल पहले की बात है, जब बरसोली गांव में एक भयानक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। उस समय गांव के जमींदार के 2 बेटे थे, भीमा सिंह और अभिराज सिंह। भीमा सिंह जो बड़ा था, एक नेक दिल और मेहनती इंसान था। उसकी शादी राधिया नाम की एक दयालु और सौम्य स्वभाव वाली औरत से हुई थी। राधिया की मुस्कान और उसका सबके प्रति प्रेम गांव में मशहूर था। लोग उसकी मददगार प्रकृति की तारीफ करते नहीं थकते थे। 1 साल बाद राधिया और भीमा सिंह के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने सचिन रखा। सचिन एक बेहद खूबसूरत और स्वस्थ बच्चा था, जिसकी हंसी और चंचलता घर में खुशियों का माहौल लाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। लेकिन जमींदार का छोटा बेटा अभिराज सिंह का मन लालच और महत्वाकांक्षा से भरा था। वह अपने भाई की सादगी और नेकी से जलता था और चाहता था कि सारी जायदाद, खेत, हवेली और गांव का रुतबा केवल उसी के नाम हो। उसकी आंखों में लालच की आग इतनी प्रबल थी कि उसने अपने ही भाई के पूरे परिवार को खत्म करने की एक खौफनाक योजना बना डाली। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और खेतों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, भीमा सिंह अपनी पत्नी राधिया और छोटे से सचिन के साथ अपने खेतों में टहलने निकला। तीनों अपनी बातों में मगन थे। राधिया सचिन को गोद में लिए हंस रही थी और भीमा उसे अपने खेतों की नई फसल के बारे में बता रहा था। माहौल इतना सुकून भरा था कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक भयानक साजिश उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज के साथ किसी ने भीमा सिंह के सिर पर डंडे से प्रहार किया। वार इतना तेज था कि उसका सिर फट गया और वह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। राधिया ने पलटकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां अभिराज सिंह खड़ा था। उसके साथ कुछ गुंडे थे जिनके चेहरों पर क्रूरता साफ झलक रही थी। राधिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सचिन को अपनी गोद में और कसकर पकड़ा और डर के मारे चीख पड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने पति को खून में लथपथ देखकर उसका मन टूट गया, लेकिन सचिन की सुरक्षा के लिए उसने हिम्मत जुटाई और गांव की ओर भागने लगी। अभिराज के गुंडों ने उसका पीछा किया। राधिया अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी, लेकिन डर और थकान ने उसके कदमों को कमजोर कर दिया था। भागते भागते उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह संतुलन खो बैठी। उसी पल छोटा सा सचिन उसकी गोद से छिटक कर पास के गहरे नाले में जा गिरा। राधिया चीखी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अभिराज के गुंडों ने उसे घेर लिया। उसने अपनी जिंदगी की भीख मांगी, अपने बच्चे के लिए दया की गुहार लगाई, लेकिन उन क्रूर लोगों के दिलों में जरा भी रहम नहीं था। उन्होंने डंडों से राधिया पर ताबड़तोड़ वार किए और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। उसके बाद गुंडों ने अभिराज की ओर देखा और पूछा, उस बच्चे का क्या करें?
अभिराज ने ठंडे स्वर में बिना किसी भाव के जवाब दिया। वो अपने आप ही मछलियों का चारा बन जाएगा। अभिराज सिंह ने अपने गुंडों की ओर ठंडे और क्रूर स्वर में कहा, तुम जल्दी करो और इन लाशों को दफना दो। उसकी आवाज में न तो कोई दया थी न ही कोई पछतावा। गुंडों ने राधिया और भीमा सिंह के शवों को रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर ले जाकर दफना दिया। इसके बाद वे हवेली लौट आए, मानो कुछ हुआ ही न हो। अगले 2-3 दिन गांव में सब कुछ सामान्य सा रहा, लेकिन फिर अचानक एक भयावह सिलसिला शुरू हुआ। जो भी रात के समय घर से बाहर निकलता उसे एक रहस्यमयी औरत की परछाई दिखती। गांव वालों का मानना था कि यह राधिया की आत्मा थी, जो अपने और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। सभी को पता था कि भीमा सिंह और राधिया की हत्या के पीछे अभिराज सिंह का हाथ था, लेकिन उसका गांव में इतना रुतबा था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। डर के मारे लोग रात को घरों में कैद रहने लगे और बरसोली की गलियां सन्नाटे में डूब गईं। रोहन और संजू उस पुराने लकड़ी के सोफे पर बैठे राधिया की कहानी पर बात कर रहे थे। संजू ने हर छोटी बड़ी बात को इतने विस्तार से बताया कि रोहन का मन दुख और गुस्से से भर गया। राधिया और उसके परिवार के साथ हुए उस भयानक अन्याय की कहानी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। दोनों बातों में इतने खो गए कि उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं रहा। बाहर अंधेरा गहरा चुका था और घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। तभी रोहन को अचानक अपनी नानी का ख्याल आया। वह सोचने लगा कि नानी इस समय उसकी चिंता में डूबी होंगी। उसने जल्दी से संजू की ओर देखा और कहा, संजू, मुझे अब जाना चाहिए, नानी मेरी चिंता कर रही होंगी। संजू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या इस वक्त? उसकी आवाज में वही डर था जो राधिया की कहानी सुनाते वक्त उसके चेहरे पर दिखा था। लेकिन रोहन ने उसकी बात को हल्के में लिया और आत्मविश्वास के साथ बोला, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। यह कहकर वह अपना बैग उठाकर संजू के घर से निकल गया। बरसोली की सड़कों पर फिर वही सन्नाटा था। जैसे ही रोहन ने कुछ कदम बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि चारों ओर वही अजीब सी धुंध छाने लगी थी जो उसने पहली रात देखी थी। हवा में एक ठंडक थी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। राधिया की कहानी सुनने के बाद अब उसे भी डर लगने लगा था। उसका मन बार बार उस औरत की परछाई की ओर जा रहा था जो उसने पहली रात देखी थी। लेकिन नानी की चिंता उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वह तेज कदमों से नानी के घर की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे वहीं परछाई फिर से दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहन के कदम ठिठक गए। परछाई अब उसके ठीक सामने आकर रुक गई। धुंध के बीच उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह डरावना और भयानक था, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बरसौली की उस डरावनी रात में राधिया की परछाई को देखते ही रोहन की सांसें थम सी गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह बाहर निकल आएगा। उसका सिर चकराने लगा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह धुंध भरे रास्ते पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अपनी नानी के घर की चारपाई पर लेटा था। कमरे में हल्की सी मंद रोशनी थी और पास ही नानी बैठी थी। उनके चेहरे पर राहत और खुशी के भाव साफ दिख रहे थे। जैसे ही रोहन ने अपनी आंखें खोली, नानी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, वरना आज तक उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। उनकी आवाज में कृतज्ञता थी, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी था जो रोहन को और उलझन में डाल रहा था। रोहन मन ही मन सोचने लगा, राधिया ने मुझे क्यों नहीं मारा? कुछ तो बात है जो उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका दिमाग सवालों से भरा था और अब वह राधिया के बारे में और जानने को बेताब था। तभी उसे उस पुरानी लकड़ी की पेटी की याद आई जिसे नानी ने कबाड़ का सामान कहकर टाल दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह रुकने वाला नहीं है। नानी की सख्त मनाही के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और उस जंग लगे ताले को तोड़ दिया। पेटी खुलते ही उसमें से धूल उड़ी और रोहन की नजर एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में राधिया थी, उसके पति भीमा सिंह के साथ, और उनकी गोद में उनका छोटा सा बेटा सचिन। तीनों उस तस्वीर में इतने खुश नजर आ रहे थे कि मानो उनके जीवन में कोई दुख छू भी नहीं गया था।
लेकिन रोहन को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने गौर से सचिन को देखा। उसकी शक्ल रोहन के बचपन से हूबहू मिल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और संजू के घर की ओर भागा। संजू को उसने सारी बात विस्तार से बताई, राधिया की परछाई, नानी की चिंता और उस तस्वीर का रहस्य। संजू ने गंभीर होकर उसकी बात सुनी और फिर धीमे स्वर में बोला, हमारे गांव के बुजुर्ग रामनाथ जी इस बारे में हमारी मदद कर सकते हैं। वे गांव के हर राज से वाकिफ हैं। रोहन ने बिना एक पल गंवाए कहा, चल जल्दी उनके पास चलते हैं। दोनों तेज कदमों से रामनाथ जी के घर की ओर भागे। रामनाथ जी का घर गांव के एक छोर पर था, जहां पुराने बरगद के पेड़ की छांव में एक छोटा सा मकान था। वहां पहुंचकर रोहन और संजू ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, राधिया की आत्मा से लेकर उस तस्वीर तक जिसने रोहन को झकझोर कर रख दिया था। रामनाथ जी ने अपनी झुर्रियों भरी आंखों से दोनों को देखा और फिर गहरी सांस लेकर वही कहानी शुरू की, जिसका आधा हिस्सा रोहन और संजू पहले ही जान चुके थे। दोस्तों, अगर आप अब तक इस कहानी के साथ बने हुए हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना कोई देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रामनाथ जी की झुर्रियों भरी आंखों में एक गहरी उदासी थी जब उन्होंने राधिया और भीमा सिंह की कहानी का वह भयावह हिस्सा सुनाया। उस रात जब राधिया और भीमा सिंह को उनके ही खेतों में बेरहमी से मारकर दफना दिया गया था, अभिराज सिंह को अचानक अपने भतीजे छोटे से सचिन का ख्याल आया। उसका लालच इतना गहरा था कि वह किसी भी कीमत पर अपने भाई के परिवार का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपने गुंडों की ओर ठंडे और क्रूर स्वर में देखा और हुक्म दिया, जल्दी जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ, उसे भी इनके साथ दफना देते हैं। उसकी आवाज में एक डरावनी ठंडक थी, मानो वह कोई साधारण काम करने की बात कर रहा हो। अभिराज के आदमी तुरंत उस नाले की ओर दौड़े जहां सचिन गिरा था। उन्होंने हर कोने, हर झाड़ी को छान मारा, लेकिन वह छोटा सा बच्चा कहीं नहीं मिला। नाले की गहराई में जहां पानी की तेज धार बह रही थी, उन्हें कोई निशान तक नहीं दिखा। निराश और डरे हुए वे खाली हाथ अभिराज के पास लौटे। जब अभिराज को पता चला कि बच्चा गायब है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा, नालायक, एक बच्चे को भी नहीं ढूंढ पाए। उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। सालों बीत गए, लेकिन सचिन का कोई अता पता नहीं चला। गांव में कुछ लोग कहते थे कि वह नाले की तेज धार में बह गया, तो कुछ का मानना था कि कोई चमत्कार हुआ होगा। संजू ने यह कहानी सुनाते हुए एक गहरी सांस ली और रोहन की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। अचानक वह बोल पड़ा, रोहन, क्या वो बच्चा आज भी जिंदा हो सकता है? अगर ऐसा है तो वह अब 24 से 25 साल का नौजवान होगा, लेकिन वह कहाँ है? इसका पता कैसे लगेगा? संजू का सवाल हवा में तैर रहा था और रोहन का मन उस तस्वीर की ओर चला गया जिसमें सचिन की शक्ल उससे इतनी मिलती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना एक पल गंवाए दृढ़ स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसका पता करना ही होगा। रामनाथ जी की कहानी यहीं खत्म हो गई थी। उनके पास इसके आगे कोई जवाब नहीं था। रोहन और संजू ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, फिर धीरे से उनके घर से विदा ली। रास्ते में दोनों खामोश थे, मानो उनके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा हो। संजू के घर पहुंचते ही संजू ने थकी हुई आवाज में कहा, रोहन, तू कुछ देर आराम कर ले, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। संजू के घर पहुंचकर रोहन और संजू थकान से चूर पुराने लकड़ी के सोफे पर बैठ गए। कमरे में हल्की सी मंद रोशनी थी और बाहर से आने वाली ठंडी हवा खिड़की के रास्ते सनसनाहट के साथ अंदर आ रही थी। दोनों कुछ देर खामोश रहे, मानो राधिया और सचिन की कहानी उनके दिमाग में बार बार घूम रही हो। तभी रोहन के मन में अचानक अपनी नानी का ख्याल आया। उसने संजू की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, संजू, अब इसके आगे की कहानी हमें नानी जी ही बता सकती हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था जो संजू को हैरान कर गया। संजू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तू इतने यकीन से कैसे कह रहा है? रोहन ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, तुझे याद है वो पुरानी पेटी जो हमें नानी के घर मिली थी? उसमें जो तस्वीर थी वो राधिया, भीमा सिंह और उनके बेटे सचिन की थी, और सचिन की शक्ल वो मेरे बचपन से बिल्कुल मिलती है। नानी कुछ तो छिपा रही हैं संजू, चल जल्दी उनके पास चलते हैं।
उसकी बातों में इतनी तीव्रता थी कि संजू बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। दोनों ने अपने बैग उठाए और तेज कदमों से नानी के घर की ओर चल पड़े। बरसोली की संकरी गलियों से गुजरते हुए रोहन का मन सवालों से भरा था। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था और गांव में हल्का सा सन्नाटा पसरने लगा था। नानी के घर पहुंचते ही रोहन ने बिना वक्त गंवाए चारपाई के पास बैठी नानी की ओर देखा और सधे हुए स्वर में पूछा, नानी जी, ऐसा क्या राज है जो आप मुझसे बरसों से छिपा रही हैं? नानी की आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखी, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। रोहन का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, नानी जी, आपको बताना ही पड़ेगा। जब तक हम राधिया के बारे में पूरी सच्चाई नहीं जान लेते, हम इस गांव को उसके कहर से छुटकारा नहीं दिला पाएंगे। उसकी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। रोहन की बातें सुनकर नानी की आंखें नम हो गईं। उनके चेहरे पर उदासी और पुरानी यादों का बोझ साफ दिख रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, तो ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा राज बताने वाली हूं। यह सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। यह कहकर नानी ने राधिया की कहानी फिर से शुरू की, लेकिन इस बार उनकी बातों में और भी गहरे रहस्यों का खुलासा होने वाला था, जो बरसों से उनके सीने में दबी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और राधिया की कहानी का वह हिस्सा शुरू किया जो अब तक किसी ने नहीं सुना था। जब अभिराज सिंह ने राधिया और भीमा सिंह को मारने की योजना बनाई थी, नानी ने धीमे स्वर में शुरू किया। वह अपनी हवेली में अपने गुंडों के साथ इस साजिश की बात कर रहा था। उसी हवेली में एक औरत काम करती थी जिसका नाम था कमला। वह साफ सफाई का काम करती थी और हमेशा चुपचाप रहती थी। उसने अभिराज की सारी बातें सुन ली। कमला का दिल दया से भरा था और वह राधिया और उसके परिवार को बचाना चाहती थी। नानी ने एक पल रुककर रोहन की ओर देखा, फिर आगे बोली, कमला चुपके अभिराज और उसके आदमियों का पीछा करने लगी। वह उनके साथ साथ खेतों तक पहुंच गई, जहां उसने छुपकर पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। जब अभिराज के गुंडों ने भीमा सिंह को मारा और राधिया को घेर लिया, कमला का दिल चीख उठा, लेकिन वह बेबस थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो वे उसे भी मार डालेंगे। जब गुंडे राधिया के शव को उठाकर भीमा के पास दफनाने ले जा रहे थे, कमला ने मौका देखा। वह चुपके से नाले के पास पहुंची जहां छोटा सा सचिन गिरा था। उसने देखा कि बच्चे की सांसें अभी भी चल रही थीं। उसका छोटा सा शरीर ठंडे पानी में भीग चुका था, लेकिन वह जिंदा था। कमला ने बिना वक्त गंवाए उसे अपनी गोद में उठाया और तेजी से अपने घर ले गई। नानी की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह रुकी नहीं। कमला जानती थी कि वह सचिन को अपने पास नहीं रख सकती। अभिराज का डर पूरे गांव में था और अगर उसे भनक लग जाती तो वह बच्चे को भी नहीं छोड़ता। संयोग से उसी दिन कमला की बेटी, जो शहर में रहती थी, गांव आई थी। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। कमला ने अपनी बेटी को सारी सच्चाई बताई, राधिया और भीमा की हत्या और उस मासूम बच्चे की जान का खतरा। उसने सचिन को अपनी बेटी को सौंप दिया। उसकी बेटी ने बिना कोई सवाल किए बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसी रात शहर वापस चली गई। उसने सचिन का पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया और इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया। जब भी वह गांव आती, वह सचिन को अपना इकलौता बेटा बताती ताकि किसी को शक न हो। नानी ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, 10 साल तक सब कुछ ठीक रहा। सचिन बड़ा हो रहा था और कोई नहीं जानता था कि वह राधिया और भीमा का बेटा है। लेकिन फिर अभिराज को किसी तरह इस बच्चे के जिंदा होने की भनक लग गई। वह एक बार फिर अपने गुंडों को लेकर कमला के घर पहुंचा, लेकिन तब तक कमला ने अपनी बेटी और सचिन को शहर वापस भेज दिया था। उसने अपनी बेटी को सख्त हिदायत दी कि वह कभी भी बरसोली न लौटे। नानी की आंखों में आंसुओं की धारा थी और उनकी कांपती आवाज में वर्षों का दर्द समाया हुआ था। वह रोहन की ओर देखते हुए बोली, रोहन बेटा, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारी जान बचाने के लिए हमने तुम्हारी पहचान बदल दी थी। उनकी बातें सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे वह बाहर निकल आएगा। वह अवाक खड़ा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि इतना बड़ा सच उसके जीवन का हिस्सा कैसे हो सकता है। उसकी आंखें नम हो गईं और वह अपने असली माता पिता राधिया और भीमा सिंह को याद करके फफक पड़ा। उनकी मासूम मुस्कान, जो उसने उस पुरानी तस्वीर में देखी थी, बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी।
वह सोच रहा था कि कैसे एक लालची इंसान ने उसके पूरे परिवार को छीन लिया और वह इतने सालों तक अपनी असली पहचान से अनजान रहा। पूरा दिन गुजर चुका था और बरसोली की गलियों में अब शाम का धुंधलका छाने लगा था। घड़ी में करीब 6 बज रहे थे। रोहन की असली पहचान का राज गांव में आग की तरह फैल गया था। लोग आपस में फुसफुसाते हुए इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जमींदार के बेटे का बच्चा, जिसे सब मरा हुआ समझते थे, जिंदा है। लेकिन रोहन के मन में शांति नहीं थी। वह नानी के घर की चारपाई पर चुपचाप बैठा था। उसका दिमाग अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने और अपनी मां राधिया की आत्मा को शांति दिलाने के विचारों में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां से शुरू करे और कैसे अभिराज सिंह जैसे रसूखदार इंसान को सजा दिलाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और उसका मन उलझनों के भंवर में फंसता जा रहा था। तभी पीछे से नानी की स्नेह भरी आवाज गूंजी, रोहन, खाना तैयार है, आके खा ले। लेकिन रोहन का मन इतना भारी था कि उसे भूख का जरा भी एहसास नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, नानी, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। नानी ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता और प्यार का मिश्रण था। वह उसके पास आई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, इस संसार में होने को कोई नहीं टाल सकता। ज्यादा मत सोच और खाना खा ले। उनकी बातों में एक अनुभव की गहराई थी जो रोहन को छू गई। उसने नानी की बात मान ली और चुपचाप खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। रात अब पूरी तरह गहरा चुकी थी। नानी भी खाना खाकर अपनी चारपाई पर सो चुकी थी, लेकिन रोहन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसका दिमाग उसी तस्वीर, राधिया की परछाई और अभिराज सिंह की क्रूरता के बीच भटक रहा था। रात के 11 बज रहे थे और बरसोली की गलियों में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज उठी। नानी, जो अपनी चारपाई पर गहरी नींद में थीं, हड़बड़ाकर जाग गईं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इतनी रात गए कोई दरवाजा क्यों पीट रहा था? वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। डर और उलझन के बीच वह कांपते कदमों से दरवाजा खोलने के लिए उठी। तभी रोहन की आवाज पीछे से गूंजी, रुको नानी जी, मैं देखता हूं। उसने तेजी से अपने चारपाई से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने लकड़ी का पुराना दरवाजा खोला, वह एक पल के लिए सन्न रह गया। बाहर अभिराज सिंह खड़ा था। उसके साथ 4-5 गुंडे थे, जिनके चेहरों पर क्रूरता साफ झलक रही थी। उनकी आंखों में वही लालच और खौफ था जो वर्षों पहले राधिया और भीमा सिंह को मारते वक्त रहा होगा। अभिराज को पता चल चुका था कि रोहन ही वह बच्चा है, सचिन, जो बरसों पहले नाले से गायब हो गया था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने जबरदस्ती रोहन को पकड़ लिया। रोहन ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के सामने वह बेबस था। नानी चीखी, रोहन को छोड़ दो, लेकिन उनकी कमजोर आवाज उस रात के सन्नाटे में खो गई। अभिराज के गुंडे रोहन को घसीटते हुए खेतों की ओर ले गए और नानी लाचार, आंसुओं में डूबी, बस देखती रह गईं। वे उसे उसी सुनसान खेत में ले गए जहां बरसों पहले राधिया और भीमा सिंह को दफनाया गया था। वह जगह अब भी वैसी ही थी, उजाड़, ठंडी और रहस्यों से भरी। अभिराज ने रोहन को जमीन पर पटक दिया और हंसते हुए अपनी क्रूर आवाज में बोला, बरसों पहले तू उस बुढ़िया की वजह से बच गया था, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुझे मारकर यहीं तेरे माता पिता के पास दफना दूंगा। उसकी हंसी में एक विजयी भाव था, मानो वह अपने लालच की आखिरी मंजिल तक पहुंच गया हो। उसने अपने एक आदमी की ओर इशारा किया और वह तुरंत एक बड़ा चमकता हुआ खंजर लेकर आगे बढ़ा। खंजर की धार पर चांदनी की रोशनी पड़ रही थी, जो उसे और भी डरावना बना रही थी। रोहन का दिल डूब रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं अपने माता पिता की मौत का बदला लेने से पहले ही मर जाऊंगा? उसकी आंखों में राधिया और भीमा की तस्वीर घूम रही थी और उसका मन दुख से भर गया। लेकिन तभी अचानक चारों ओर वही रहस्यमयी धुंध छाने लगी जो उसने उस रात देखी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सन्नाटा और गहरा हो गया। अभिराज ने चीखकर अपने आदमी से कहा, जल्दी खत्म करो इसे। वह गुंडा खंजर लिए रोहन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके सामने राधिया की परछाई प्रकट हो गई। उसका चेहरा वैसा ही डरावना था जैसा रोहन ने पहले देखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक जलता हुआ गुस्सा था। उसे देखते ही अभिराज के सारे आदमी डर के मारे चीखते हुए भाग खड़े हुए।
राधिया की परछाई को देखकर अभिराज का चेहरा पीला पड़ गया। वह डर से कांपने लगा, उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों। राधिया ने धीरे धीरे जमीन पर पड़ा खंजर उठाया और अभिराज की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में बरसों का दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, तुमने हमारी खुशियों भरी जिंदगी तबाह कर दी। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा खंजर अभिराज के सीने में पूरी ताकत से घोंप दिया। खंजर की धार उसके शरीर को चीरती हुई अंदर तक चली गई। अभिराज की आंखें आश्चर्य और दर्द से फैल गईं और वह एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं और उसका शरीर उसी खेत में बेजान हो गया जहां उसने राधिया और भीमा सिंह को मरवाया था। राधिया की परछाई धीरे धीरे रोहन की ओर मुड़ी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रोहन की आंखों में आंसू थे और उसका दिल अपनी मां के दर्द को महसूस कर रहा था। राधिया की परछाई में भी एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे को देखकर एक हल्का सा सुकून भी झलक रहा था। रोहन ने कांपती आवाज में धीरे से कहा, मां। यह शब्द सुनते ही राधिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी, मानो बरसों बाद उसे अपने बच्चे की आवाज सुनने का सुख मिला हो। उस पल में समय जैसे ठहर सा गया था। तभी खेत में तेज कदमों की आहट सुनाई दी। नानी, संजू और गांव के कुछ लोग जो रोहन की जान बचाने के लिए दौड़े आए थे वहां पहुंच गए। सभी ने रोहन और राधिया की परछाई को एक साथ देखा। गांव वालों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि अब सबको सच्चाई का पता चल चुका था। रोहन ही वह बच्चा था जिसे कमला की बेटी ने बरसों पहले बचाया था। तभी राधिया की परछाई धीरे धीरे नानी की ओर बढ़ी। उसकी आवाज में स्नेह और कृतज्ञता थी जब उसने कहा, मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान सदा मेरे ऊपर रहेगा। अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। अब गांव वालों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है। यह कहते ही राधिया की परछाई धीरे धीरे धुंध की तरह आसमान में विलीन हो गई, मानो वह बरसों के दर्द से मुक्त होकर कहीं दूर चली गई हो। बरसोली अब राधिया की आत्मा के साए से हमेशा के लिए आजाद हो चुका था। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी और लोग अब रात को बिना डर के अपने घरों से बाहर निकलने लगे। अभिराज सिंह की मृत्यु के बाद रोहन अब जमींदार का इकलौता वारिस था। सारी जमीन और वह आलीशान हवेली अब उसी की थी, लेकिन रोहन का मन उस संपत्ति में नहीं रमा। उसने उस हवेली को देखा जहां उसके माता पिता की खुशियां छीनी गई थीं और उसका मन उदास हो गया। उसने फैसला किया कि वह इस गांव को छोड़कर शहर वापस चला जाएगा। सामिया, जिससे उसकी मुलाकात उस दिन धक्का लगने से हुई थी, रोहन के साथ शहर जाने को तैयार हो गई। 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली और अब वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई डरावना अनुभव किया है? हमें कमेंट्स में बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप ऐसी ही और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी की डरावनी घंटी सबसे पहले आपके पास बजे।